स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हम सब इस कहावत से परिचित हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, यानी एकजुट होने में ही ताकत है। लेकिन कुछ ऐसे रेयर एग्जांपल्स भी देखे जा सकते हैं जहां यूनिटी के बावजूद वीकनेस डेवलप होती है। ऐसा ही कुछ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के बारे में भी कहा जा सकता है। समय के साथ साथ यूएस लेड इस ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप के रोल को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं, खासकर अमेरिका पे यूरोप के ओवर डिपेंडेंस को लेकर। अभी जब यूरोप खुद अपनी धरती में एक मेजर वॉर से जूझ रहा है, तब नेटो में उसकी क्रेडिबिलिटी और यूनिटी बिखरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यूक्रेन पे रशिया के वॉर ने नेटो के कोर मिशन यानी टेरिटोरियल डिफेंस को फिर से रेलेवेंट बना दिया है। रशियन एग्रेशन के खिलाफ नेटो मेंबर्स में जल्द ही एक यूनिटी ऑफ पर्पस देखा गया। अपने ईस्टर्न फ्रंट की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए वो यूक्रेन को वेपन और एड्स भेजने लगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर से देखा जाए तो ये यूनिटी महज एक पर्दा है, क्योंकि नेटो आउट ऑफ शेप और आउट ऑफ डेट बन चुका है। यूरोपियन अलायंस के बीच न सिर्फ पॉलिटिकल विवाद एक बड़ा मुद्दा है, बल्कि इसका असर उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में भी पड़ रहा है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है जर्मनी और फ्रांस के बीच इस वॉर को लेकर इकोनॉमी और डिफेंस रिलेटेड डिसएग्रीमेंट। इनफैक्ट नेटो के एक रिसेंट मीटिंग में जर्मनी ने 14 कंट्रीज के साथ मिलकर यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव नाम का नया एयर डिफेंस सिस्टम डील साइन करी। लेकिन इस इनिशिएटिव में फ्रांस शामिल नहीं है। यूरोपियन सोवरेनिटी को फेवर करता आ रहा फ्रांस न सिर्फ इस जर्मन, अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस प्रोग्राम के खिलाफ है, बल्कि इटली के साथ मिलकर वो खुद एक एयर मिसाइल डिफेंस शील्ड डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट 3 साल पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कमी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि नेटो ब्रेन डेड बन चुका है। मैक्रोन का ये स्टेटमेंट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट्स के खिलाफ था। ट्रंप अक्सर यूरोपियन ओवर डिपेंडेंस के चलते नेटो से यूएस विड्रॉल की बात करते थे। जहां यूरोपियन लीडर्स नेटो के प्रति यूएस के कमिटमेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, वहीं कई एनालिस्ट का मानना है कि यूरोप भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को निग्लेक्ट करता आया है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली प्लान और कंडक्ट करने की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, चाहे वो हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ऑपरेशंस हो या टेरिटोरियल डिफेंस मिशंस। जून 2016 में यूरोपियन यूनियन ग्लोबल स्ट्रेटजी ने इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इनकरेज और अचीव करने का कॉल दिया था। इनफैक्ट यूरोप में चल रहे वॉर इंड्यूस्ड सेशन, एनर्जी क्राइसिस और सिक्योरिटी शॉर्टफॉल्स के चलते आज यूरोपियंस में एक स्ट्रॉन्ग एंटी नेटो सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूरोप अमेरिका के बिना रशिया जैसे थ्रेट्स के सामने खड़ा रह सकता है? आखिर क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे पावरफुल प्लेयर्स के रहते हुए यूरोप नेटो में अमेरिका पे ओवर डिपेंडेंट होता गया? और इस बदलते जियोपॉलिटिकल मौसम में क्या होगी इस ओवर डिपेंडेंस की कीमत? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी सवाल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी यूपीएससी के एग्जाम से नजदीकियां रही हैं, तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। पर आप सोच रहे होंगे, सर की तैयारी तो हम सब भी करना चाहते हैं, पर हमारे सपनों के पंखों को इस एग्जाम की तैयारी की महंगी फीस काट देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये पंखों के काटे जाने की कहानी आखिरी साल तक थी, क्योंकि स्टडी IQ ने आपकी इस तैयारी को नए पंख देने का प्रण लिया है। क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए सुपर लर्निंग डे सेल्स लेकर आया है, जिसके अंतर्गत आप इस देश के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैचेस को मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10 दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। इन फाउंडेशनल बैचेस में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और फाउंडेशनल बैचेस के अलावा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बैचेस भी सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी भी जानने वाले दोस्त ने या फिर भाई बहन ने यूपीएससी का सपना देखा है, तो सपने को पंख देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो सही, तो हम सब जानते हैं कि यूरोप के लिए यूएसए की सिक्योरिटी गारंटी नेटो का कॉर्नरस्टोन है। इस मिलिट्री अलायंस का आर्टिकल 5 ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। इसका मतलब है किसी भी नेटो मेंबर के खिलाफ एक आर्म्ड अटैक पूरे नेटो के खिलाफ एक अटैक माना जाएगा।
लेकिन इस फिलॉसफी ने यूएस कैपेबिलिटीज पे यूरोप की डिपेंडेंस इस तरह बढ़ा दी है कि अब वो एमिनिशंस और स्पेयर पार्ट से लेकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तक के लिए अमेरिका की ओर देखता है। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश जिन्हें डिफेंड करना सबसे जरूरी है, वो इस डिफेंस बर्डन को बियर नहीं कर पा रहे हैं। उनको एयर और मिसाइल डिफेंस जैसे एडवांस्ड वेपन्स की जरूरत है जिनको वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। पोलैंड और लिथुआनिया दोनों ही सिग्निफिकेंट यूएस प्रेजेंस की मांग करते आए हैं ताकि उनके बॉर्डर पे सुवाल्की गैप्का नाम के एक वल्नरेबल एरिया को पोटेंशियल रशियन अटैक के खिलाफ सिक्योर किया जाए। बावजूद इसके नेटो कमांड स्ट्रक्चर्स और प्लानिंग यूएसए और यूरोप के पावर इम्बैलेंस को फुली रिफ्लेक्ट नहीं करते। दरअसल सालों से यूरोपियन गवर्नमेंट्स इस रीजन के ओवरऑल डिफेंस के लिए यूएसए के कंपैरिजन में काफी कम स्पेंड करते आए हैं, जिसके कारण आज यूरोप के पास खुद को डिफेंड करने के लिए रिक्वायर्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं है। डिफेंस स्पेंडिंग पे ये कट्स 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद और भी बढ़ गए, जिससे कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स में उनका बजट शेयर गिरता रहा। 2009 और 2018 के बीच नेटो मेंबर स्टेट्स के डिफेंस बजट कट्स के चलते उनका एग्रीगेट डिफेंस अंडर स्पेंडिंग 160 बिलियन यूरो या फिर कहें 171 बिलियन डॉलर रहा। पिछले 20 सालों में यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड डिफेंस स्पेंडिंग सिर्फ 20% तक इंक्रीज किया है, जो यूएसए के 66%, रशिया के 300% और चाइना के 600% से काफी कम है। 2021 में यूरोप की हालत और भी खराब हो गई जब कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट्स में उसका इक्विपमेंट स्पेंडिंग कम होते होते 8% तक पहुंच गया, जो ईयू मेंबर स्टेट्स के 35% टारगेट से बहुत पीछे है। इस अंडरस्पेंडिंग और लैक ऑफ कोलैबोरेशन के चलते हो रहे इनएफिशिएंसीज की भरपाई के लिए ईयू कंट्रीज और उनके टैक्स पेयर्स को हर साल बिलियंस ऑफ यूरोस की कीमत चुकानी पड़ रही है। इनफैक्ट नेटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की शिकायत इसी बात से थी कि यूरोपियन मेंबर स्टेट्स लगातार अंडर स्पेंड करते आए हैं। एक पॉइंट पे तो उन्होंने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को डिफेंस एक्सपेंसेस से जुड़ी एक बिल प्रेजेंट करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल का टोटल अमाउंट $300 बिलियन था। दरअसल 2006 में नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स ने यह एग्रीमेंट बनाया था कि हर मेंबर उनकी जीडीपी का 2% नेटो के मिलिट्री बजट पे स्पेंड करेगा। वैसे तो नॉन यूएस अलाइज का कंबाइंड वेल्थ जीडीपी टर्म्स में यूएसए का लगभग इक्वल है, लेकिन यूएसए जितना डिफेंस में स्पेंड करता है उससे आधे से भी कम यूरोपियन अलाइज स्पेंड करते हैं। खैर, ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर के दबाव में कुछ कंट्रीज ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने का फैसला लिया है, जैसे जर्मनी और स्पेन। लेकिन अगर यूरोप के नए डिफेंस स्पेंडिंग प्लान्स मटेरियलाइज हो भी जाएं, तो उससे ये बात नहीं बदलेगी कि सिर्फ यूएस फोर्सेस ही उस स्केल और स्पीड पे मोबिलाइज कर सकते हैं जो रशिया जैसे कंट्री के खिलाफ अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए चाहिए। इसके अलावा भी नेटो में एक और मेजर प्रॉब्लम रही है, लैक ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। कॉस्टली होने के साथ साथ वो नेटो मेंबर के डिफेंस वीकनेसेस को भी दर्शाता है। इनफैक्ट चाहे लॉजिस्टिक्स हो, इंटेलिजेंस या फिर कॉम्बैट, यूरोपियन सिक्योरिटी में यूएस का सेंट्रल रोल कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के पहले कई इवेंट्स ऐसे रहे हैं जहां इस रिलेशनशिप के इम्बैलेंसेस सामने आए हैं। फॉर एग्जांपल लीबिया और माली में यूरोपियन लेड इंटरवेंशंस एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस जैसे वाइटल एरियाज में अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। दरअसल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यूएसए इन्वॉल्वमेंट के बिना नेटो की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं और यूएसए से ओवर डिपेंडेंस भी इसी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करती है। तो आखिर अमेरिकन सुपर पावर पे यूरोप का ये ओवर डिपेंडेंस पैदा कैसे हुआ? आइए उन रीजंस पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो अमेरिका पे यूरोप की इस ओवर डिपेंडेंस को समझने के लिए हमें पोस्ट कोल्ड वॉर तक जाना होगा। 1991 में सोवियत यूनियन और उसके द्वारा लीड किए गए मिलिट्री अलायंस वॉर्सो पैक्ट के कोलैप्स हो जाने के बाद लगभग 2 दशक तक स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन का एक दौर चलता रहा। स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई भी मेजर कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहता, यानी सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका ही सोल सुपर पावर बन के रह गया। इस समय यूरोप के सामने भी कोई मेजर थ्रेट नहीं था। 1992 से 1999 के बीच रशियन फेडरेशन का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 63% तक गिर गया था। इसके चलते अब यूरोप के लिए रशिया ना तो एक टेरिटोरियल थ्रेट था और ना ही एग्जिस्टेंशियल। ऐसे में यूरोपियन स्टेट्स के नेशनल थ्रेट असेसमेंट्स में डिफरेंसेस और डिसएग्रीमेंट सामने आने लगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे इकोनॉमिकली लार्जर वेस्टर्न और सदर्न यूरोपियन स्टेट्स अपने टेरिटोरियल डिफेंस मिशंस को डी एम्फसाइज करने लगे। यूरोपियन डिफेंस पॉलिसी मेकर्स का थ्रेट परसेप्शन कन्वेंशनल स्टेट थ्रेट से नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स की ओर शिफ्ट हो गया, जैसे टेररिज्म, मेडिटेरेनियन रीजन की इंस्टेबिलिटी, माइग्रेशन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोलिफरेशन और फेल्ड स्टेट्स। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, तब यूरोपियन टेरिटोरियल स्टेटस को बिखर सा गया।
रशिया की मिलिट्री फोर्स ने उसे यूरोप के कंसाइंस में एक मेजर थ्रेट के रूप में फिर से एस्टैब्लिश किया। फिर भी यूरोप को साथ लाने में ये काफी नहीं था। इनफैक्ट रशिया के एनेक्सेशन ने यूरोपियन कंट्रीज के बीच सिक्योरिटी को लेकर डिसएग्रीमेंट्स को और भी इंटेंसिफाई कर दिया। रशिया को दूसरे चैलेंजेस के मामले में कैसे और किस एक्सटेंट तक प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, इसे लेकर कंसेंसस अचीव करना मुश्किल हो गया। ज्यादातर वेस्टर्न और सदर्न यूरोप के स्मॉलर स्टेट्स जैसे इटली, स्पेन और मॉस्को के साथ सस्टेन्ड एंगेजमेंट फेवर करते आए हैं। कुछ ऐसा ही हंगरी और बल्गेरिया के बारे में भी कहा जा सकता है। वहीं जर्मनी, यूके, फ्रांस के लिए रशिया एक सिक्योरिटी थ्रेट तो जरूर रहा है, लेकिन उनका टॉप सिक्योरिटी चैलेंज नहीं। उधर रशिया के नजदीक होने के नाते फिनलैंड और पोलैंड जैसे बाल्टिक स्टेट्स के लिए रशिया हमेशा उनका कोर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न रहा है। ऐसे थ्रेट परसेप्शंस को लेकर यूरोपियन कंट्रीज में विवाद के पीछे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, उनके इंडिविजुअल रीजनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। नेचुरली इस विवाद के चलते यूरोप अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अचीव करने में नाकामयाब रहा, खासकर उसके मिलिट्री सिक्योरिटी गैप्स जिन्हें पूरा करना दिन ब दिन चैलेंजिंग साबित होता जा रहा है। आइए इन गैप्स पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर खत्म होते ही यूरोप की डिफेंस कैपेसिटी डिक्रीज होने लगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज और जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के कैपेबिलिटी शॉर्टफॉल्स इतने सीवियर हैं कि वो पीस एनफोर्समेंट जैसे बेसिक ऑपरेशंस भी ऑटोनोमसली अंडरटेक नहीं कर सकते। वैसे तो कोल्ड वॉर के समय यूरोपियंस ने कन्वेंशनल डिटेरेंस के लिए रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद उनका डिफेंस स्पेंडिंग गिरने लगा और लिमिटेड रिसोर्सेज का मेजर पोर्शन आउट ऑफ एरिया ऑपरेशंस की तरफ डाइवर्ट किया गया। नतीजा ये हुआ कि यूरोप आज बेसिक कन्वेंशनल डिटेरेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज की कमी से जूझ रहा है। दरअसल कन्वेंशनल वॉरफेयर के 3 कोर मिलिट्री सिस्टम होते हैं: मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और आर्टिलरी। 1990 से 2020 के बीच ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा इस बात का सबूत है कि इन तीनों एरियाज में यूरोप की कैपेबिलिटी वीक होती जा रही है। इस पीरियड में यूरोप का टोटल नंबर ऑफ एमबीटीज 85% तक गिर गए, एपीसीज 64% तक और आर्टिलरी 56% तक। यूरोप की कैपेबिलिटी शॉर्टफॉल इतनी ज्यादा है कि ना तो वो नेटो के टेरिटोरियल डिफेंस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है और ना ही अपने लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अटेन कर सकता है। इनफैक्ट डेटा जितना दिखाता है उससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब है, क्योंकि कई यूरोपियन मिलिट्रीज रेडीनेस डेफिशिएंसी का शिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर द आर्म्ड फोर्सेस का 2018 का एनालिसिस ये बताता है कि जर्मन आर्म्ड फोर्सेस के मेजर वेपन सिस्टम की रेडीनेस कई एरियाज में ड्रास्टिकली लो है। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से जर्मनी के लेपर्ड 2 बैटल टैंक्स का सिर्फ 39% यूज करने लायक है। पीमा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का सिर्फ 1/4 ऑपरेशनल है। 6 सबमरीन्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है और आधे से भी ज्यादा यूरो फाइटर्स और टॉर्नेडो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। यही नहीं, जिस तरह एमबीटीज ऑब्सोलीट बनते जा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जर्मनी की तरह कई यूरोपियन कंट्रीज का रेडीनेस प्रॉब्लम आने वाले समय में और भी सीवियर बनता जाएगा। लेकिन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम के साथ साथ रिक्वायर्ड वेपन सिस्टम को सिक्योर करना भी यूरोप के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये तो शायद आपको पता होगा कि C4ISR यानी C4 कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, I मतलब इंटेलिजेंस, S मतलब सर्विलेंस एंड R मतलब रिकॉग्निशंस को अक्सर मॉडर्न मिलिट्रीज का नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये ना सिर्फ कॉम्बिटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग और प्रोसेसिंग के लिए क्रूशियल है, बल्कि इस इंफॉर्मेशन के सहारे कॉम्प्लेक्स प्लान्स को डेवलप और इंप्लीमेंट करने में भी मदद मिलती है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, 2011 में नेटो के लीबिया मिशन के दौरान ये साफ हो गया कि किस हद तक यूरोपियन C4ISR कैपेसिटी के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हासिल करने के लिए यूरोप को अपना C4ISR कैपेसिटी डेवलप करना होगा, खासकर जब वो रशिया जैसे माइटी पावर को काउंटर बैलेंस करने में लगा है। एडिशनली यूरोपियन कंट्रीज को इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि मॉडर्न वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड पर्सनल की भी कमी है। रिसेंट स्टडीज के मुताबिक यूरोप के लिए अब हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री को रिक्रूट और रिटेन करना दोनों ही काफी चैलेंजिंग बन गया है। एक और मेजर प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न वेपनरी को ऑपरेट करने के लिए मिलिट्री पर्सनल्स को एफिशिएंटली ट्रेन करना होता है, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जांपल, आज के वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो टैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स चाहिए उसे डेवलप करने में यूएसए को सालों लग गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप को यही कैपेसिटी डेवलप करने में कितना वक्त लगेगा। ऐसे में अमेरिका के ऊपर उसका एक कंफर्टेबल डिपेंडेंस बन गया है, स्पेशली जब वो इंटरनली लैक ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन से जूझ रहा है।
दोस्तों, मिलिट्री कैपेबिलिटी और रेडीनेस के अलावा भी यूरोप के लिए मिलिट्री कोऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक विजन के चलते यूरोप एक ऑटोनोमस मिलिट्री प्लानिंग, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश नहीं कर पाया। यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कि यूरोपियन डिफेंस का एक मेजर चैलेंज है कि मेंबर कंट्रीज अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स के थ्रू इंटीग्रेट नहीं हो पाए। ऐसे में अगर नेटो से यूरोप के विड्रॉल की नौबत आई तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूरोप अकेले सरवाइव कर पाएगा। दरअसल मिलिट्री प्लानिंग और सीटो के लिए एक क्लियर चेन ऑफ कमांड जरूरी है। जब नेटो को क्रिएट किया गया था तब यूरोपियंस ने ये एग्री किया था कि वो यूएसए मिलिट्री कमांड के अंडर रहेंगे, बजाय किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के। ये सच है कि नेटो में यूएस के हेजेमोनिक पावर इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन को इनकरेज करता रहा और यूरोपियन कंट्रीज के बीच स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट को पार्टली कंटेन कर पाया। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका की लीडरशिप ने यूरोप को काफी वल्नरेबल भी बना दिया है। हालांकि इस ओवर डिपेंडेंस के लिए सिर्फ यूरोप को रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही नहीं होगा। इनफैक्ट कई एनालिस्ट का मानना है कि इस डिपेंडेंसी को मेंटेन और इनकरेज करने में अमेरिका का एक बड़ा रोल है। दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि आज जिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में हम रह रहे हैं उसके पीछे यूएसए का प्राइमरी रोल था। सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के चलते ऑब्जेक्टिव ये था कि यूरेशिया के ऊपर परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री हेजेमनी मेंटेन करी जाए, जिसकी छांव तले यूरोप भी यूनाइटेड हो। इसीलिए नेटो को फॉर्म किया गया था। उस वक्त दुनिया का आधा जीडीपी पजेस करने वाला अमेरिका अकेला सुपर पावर था जो पोस्ट वॉर यूरोप को यूनाइट, रिबिल्ड और पैसिफाई कर सकता था। तब से यूरोप में डिप्लॉयड यूएसए ट्रूप्स ये इंश्योर करते आए हैं कि ये रीजन किसी सिंगल रीजनल पावर द्वारा डोमिनेटेड ना हो और इसके चलते लोकल आर्म्स रेस को भी डिटर किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा नेटो, यूएसए और यूरोप का ट्रायंगुलर अरेंजमेंट करंट सिनेरियो में यूरोप के पर्सपेक्टिव से आउटडेटेड और इनफेक्टिव बनता जा रहा है। ऐसे में यूरोप के लिए उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गोल को परस्यू करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस साल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्लियरली इस बात को मेंशन करती है कि चाइना उसके लिए एक ग्लोबल चैलेंज है। ऐसे में आज इंडो पैसिफिक रीजन अमेरिका के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट बन गया है जितना कोल्ड वॉर के समय यूरोप बना था। इंडिया जैसे मेजर पावर्स के साथ अमेरिका के बढ़ते मिलिट्री टाइज इस बात को दर्शाते हैं कि अमेरिका के लिए चाइना को काउंटर करना उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। ऐसे में ये क्रूशियल है कि यूरोप अपने डिफेंस की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार होने लगे, खासकर जब उसे रशियन एग्रेशन के साथ डील करना है। भले ही यूरोप अमेरिका पे डिपेंडेंट हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसके पास कई एडवांटेजेस हैं जिसे वो यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन मेंबर्स का टोटल जीडीपी रशिया के जीडीपी का 10 गुना है। इसके अलावा यूरोप रशिया से 3.5 टाइम्स ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड करता है। हालांकि ऑनगोइंग वॉर के चलते इकोनॉमिक रिसेशन ने उसे बजट कट्स करने पे मजबूर कर दिया है। उधर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करें तो ये सच है कि रशिया के पास वेस्टर्न यूरोप से 13 टाइम्स मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन श्योरली ब्रिटेन और फ्रांस जैसे न्यूक्लियर पावर्स होते हुए यूरोप के लिए डिटरेंस कोई मेजर चैलेंज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए यूरोप को अपने कैपेबिलिटी गैप्स पूरे करने होंगे। इसके लिए उनको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। ऑलरेडी राइजिंग कॉस्ट और लैक ऑफ सप्लाईज जैसे इश्यूज के खिलाफ पेरिस में लार्ज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट डिमांड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए फ्रांस नेटो से बाहर आ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि यूएसए डोमिनेटेड नेटो इस वॉर को अननेसेसरली ड्रैग कर रहा है, जिसका स्ट्रेन यूरोप की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। रशिया पे अमेरिकन सैंक्शंस का एक ह्यूज इंपैक्ट यूरोप के एनर्जी सिक्योरिटी में देखने को मिल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले यूरोप अपने 40% गैस नीड्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट था, और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई दूसरे देशों में भी ऐसे प्रोटेस्ट राइज कर रहे हैं। इस साल जून में हुए नेटो के मैड्रिड समिट के दौरान भी एंटी नेटो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि यूक्रेन वॉर में नेटो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस वॉर को कंटिन्यू करते हुए यूएसए आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यूरोप के लिए ये एक टेस्ट ऑफ मैच्योरिटी है। ना चाहते हुए भी यूरोप को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसके करंट वल्नरेबिलिटीज के चलते यूएस अलायंस के बिना उसको सर्वाइव करना मुश्किल है। ऐसे में यूरोप के पास यही चॉइस है कि वो नेटो में रहते हुए अपने डिफेंस और डिटरेंस कैपेबिलिटीज को इनहैंस करे और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करे, क्योंकि यूरोप इस बात को भूल नहीं सकता कि वो एक डेंजरस नेबरहुड में रह रहा है, जहां रशिया के साथ उसका टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट एक परपेचुअल थ्रेट है। और इसीलिए आज के वक्त यूरोप का सबसे बड़ा एम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन यूरोप फेंड फॉर इटसेल्फ
विदाउट अमेरिकाज डिफेंस सपोर्ट? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।